हेलो एवरीवन। नमस्कार और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है ये स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे अपलोड होते हैं। तो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं से डेली करंट अफेयर के पीडीएफ और स्टैटिक जीके के साथ आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के समय में, इसका संबंध कौन से देश से है। तो दरअसल खिलाफत आंदोलन का सीधा सीधा संबंध है टर्की से। किससे? तुर्क देश से। और अभी हाल ही में इसका नया नाम भी रख दिया गया है। अब ये तुर्कीये कहलाता है। क्या कहलाता है? तुर्कीये कहलाता है ये देश। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा साल 2022 में ही इसको टर्की से बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत साल 1919 में भारत में हुई थी और इसके फाउंडर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्हीं को अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन से शहर से हुई थी। तो इसकी जो पहली मीटिंग है 1919 की, यह हुई थी नई दिल्ली में। और जो इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नागपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए। यह आंदोलन कब खत्म हुआ था? 1922 में खत्म हुआ था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और एग्जाम इंजन पे आप मेरा पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच पूरा ले सकते हैं। साइंस की मैगजीन फ्री है और इस बैच में मैंने 200 बेस्ट एमसीक्यूज पॉलिटी के आपको दे रखे हैं आंसर की के साथ। इसके अलावा आप इंग्लिश का क्रैश कोर्स भी ले सकते हो और इंग्लिश का कंप्लीट बैच भी ले सकते हो। ये बैच भी रिकॉर्डेड बैच है। ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी टीचर का वेट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने हाथ में ही उनकी तैयारी हो, तो आपको इस बैच में ए टू जेड कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी, हर एक टॉपिक के साथ आने वाले सीजल प्री और मेंस तक के लिए। इसी तरीके से मैथ्स के भी सारे टॉपिक इस बैच में कंप्लीटेड है। आप इन सारे बैचेस को एग्जाम इंजन से अवेल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई? तो इसकी जो पहली मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग, ये आयोजित करी गई थी फरवरी के महीने में गुजरात के कच्छ में। और अब दूसरी मीटिंग इसकी आयोजित करी गई है कहां पर? ये पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी में आयोजित करी गई है। ठीक है। और ये कब से कब तक हुई है? इसका समापन कल ही हुआ है। ये 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक चली। जो पहली मीटिंग कच्छ में हुई थी वो 7, 8 और 9 फरवरी तक चली थी। मतलब वो भी 3 दिन की थी और ये भी 3 दिवसीय मीटिंग आयोजित करी गई है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इस साल पूरे वर्ष जितनी भी मीटिंग होगी वो सारी भारत में ही अलग अलग शहरों में हो रही है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एंटी करप्शन की मीटिंग कहां पर हुई थी G20 की? यह हुई थी गुरुग्राम में। अभी कुछ टाइम पहले G20 की बिजनेस मीटिंग कहां पर हुई? यह नागालैंड के कोहिमा में आयोजित करी गई। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर करता रहता हूं और पीडीएफ में ये सारी चीजें दी रहती हैं। तो इसीलिए आप पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूला करिए। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इस टाइम पे ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। क्या नाम है? CV आनंदा बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी हाल ही में बताया गया है कि अप्रैल से लेकर जनवरी तक के करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भारत की जो कृषि निर्यात की जो दर है वो 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। मतलब कहने का प्रतिशत में अगर बात करें तो इसमें कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो इसमें 6.04% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भारत का जो कृषि निर्यात है ये लगातार बढ़ रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो ये था मार्केट 40.90 बिलियन का और इस बार ये 40 बिलियन से बढ़कर 43 मिलियन हो गया है। और प्रतिशत की अगर बात करें तो पिछले साल जो रेशियो था वो करीब करीब था 5.9% के आसपास। इस बार 6.04% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में CMIE, ये एक संस्था है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो मॉनिटर करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर RBI फैसले लेती है। तो ये जो CMIE है
इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि मार्च 2023 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ये कितने प्रतिशत रहा, मतलब जो बेरोजगारी दर है कितने प्रतिशत रही। तो मार्च के महीने में पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही है। 7.8% बेरोजगारी इस बार कंसीडर करी गई है। अगर बात करी जाए कि पिछले कुछ टाइम में कब कब और कितनी रही है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। जनवरी जो था, जनवरी 2023, 7.14% थी उसमें। फरवरी की अगर बात करें तो फिर ये 7.45% हो गई, और अब मार्च में 7.8% हो गई। तो 2023 में तीनों महीने के एवज में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अगर दिसंबर के महीने की बात करें 2022 में, तो इन सबसे ज्यादा थी दिसंबर में। दिसंबर में 8.3% थी। और अगर बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर है, तो हरियाणा है नंबर 1 पे। हरियाणा। और हरियाणा में 26.8% है बेरोजगारी दर। मतलब कहने का प्रति 100 व्यक्तियों में से 27 लोग बेरोजगार हैं। नंबर 2 पर रहा राजस्थान, यहाँ पर भी कम बेरोजगारी नहीं है। 26.4% का यहाँ पर है रेशियो। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 23% है करीब बेरोजगारी। इस तरीके से जम्मू कश्मीर के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद बिहार है 5वें नंबर पे, और फिर है झारखंड। इस तरीके से ये राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाटो को ज्वाइन करने वाला 31वां देश ये है फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। क्या बोलते हैं इसको? हेलसिंकी। आपको बता दूं, 4 महीने पहले दो देश हैं जिन्होंने नाटो का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन डाली थी। एक तो फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। तो फिनलैंड को फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है। फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बन गया है। लेकिन स्वीडन को यहां पर परमिशन नहीं मिली है। स्वीडन की अध्यक्षता के लिए टर्की और हंगरी, इन दोनों ने सहमति नहीं दी। और स्पेशली अगर बात करें फिनलैंड के लिए, तो टर्की ने फिनलैंड के लिए जरूर वोट कर दिया और फिनलैंड को यहां पर मिल गई। और ये एक अपने आप में इंटरनेशनल समीकरण के आधार पर बहुत बड़ा फैसला है। और इससे किधर की भी तरफ बाजी जा सकती है। उसका कारण यह है कि जो फिनलैंड है ये रशिया के साथ 1340 किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और रशिया और यूक्रेन में वॉर पिछले 1.5 साल से चल रहा है, आपको अब तो पता ही है। तो और नाटो इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरा है। तो जाहिर सी बात है, मतलब आप ये समझ लो कि ये बैटल रशिया और यूक्रेन का देखने में लग रहा है, बट एक्चुअली ये बैटल रशिया वर्सेस नाटो हो गया है। ठीक है। तो नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी, 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। और नाटो के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में भारत का एक कौन सा राज्य है जिसको $100 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है? और इस पैसे की मदद से ये राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। और इसके अलावा लोगों को घर की फैसिलिटी दी जाएगी, और गरीब लोग जो हैं उनको उस पावर्टी लाइन से ऊपर आने में सक्षम किया जाएगा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, ये उड़ीसा सरकार को बेसिकली ये लोन दिया गया है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। ये $100 मिलियन का जो लोन है, इस पैसे की मदद से उड़ीसा सरकार लगातार गरीबों के लिए योजनाएं पास करेंगी और उनको घर बनाने के देने की पहल कर रही हैं। और साथ में हर साल उड़ीसा के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर इक्विपमेंट और कई कमेटीज की स्थापना ऑलरेडी हो रखी है। तो इक्विपमेंट्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जाएगा। उड़ीसा में इस टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चलता है घुमारा। यहाँ पर एक पैंका नाच चलता है, पैंका। यहाँ पर सवारी नाच चलता है। इसके अलावा उड़ीसा का एक अपना क्लासिकल डांस भी है, जिसको बोलते हैं उड़ीसी। क्या बोलते हैं? उड़ीसी। उड़ीसा के मंदिर बहुत फेमस हैं, जैसे कि यहाँ का लिंगराज मंदिर वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का कोरनाक सन टेम्पल ये भी वर्ल्ड फेमस है। जगन्नाथ टेम्पल, ये सारे मंदिर यहाँ पर फेमस है। साल 2022 में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब जितने भी मंदिर भारत में नए बनेंगे वो सब ओडिसी आर्किटेक्चर पर आधारित होंगे।
जो उड़ीसा के मंदिर हैं, ये सबसे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इनका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है और साथ में मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज इन्होंने लॉन्च करी है अपने कस्टमर्स के लिए। ये जो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये इनके कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस और बेहतर प्रोवाइड करेंगी। तो ये है भारत सरकार का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इन्होंने एयरटेल का अभी हाल ही में साथ लिया है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आ गए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस का ही है। इसकी स्थापना 2018 में करी गई थी, बहुत टाइम इसको नहीं हुआ है। और एयरटेल काफी पुरानी कंपनी है, 1995 में इसकी स्थापना करी गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल दोनों का हेडक्वार्टर एक ही है, नई दिल्ली। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसके सीईओ कौन है? ये है जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू। एयरटेल के कौन है? ये है गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, उसमें पता लगा है कि मार्च 2023 में सरकार ने जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया है पूरे भारत देश से। तो जितनी भी भारत में 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, उससे जीएसटी रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया है इस बार, ये अभी तक का सबसे बड़ा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है। 1,60,122 करोड़ की धनराशि वसूली गई है लोगों से टैक्स के रूप में जीएसटी में। और जीएसटी भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। जीएसटी की खास बात यह है कि इससे पहले जो वैट सिस्टम चलता था, वो हर राज्य में अलग अलग होता था, राज्य सरकारों पर निर्भर करता था। लेकिन जीएसटी पूरे भारत भर में एक ही तरीके से अप्लाई होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीएसटी में मुख्यतः 5 स्लेब होती हैं। पहली स्लेब 0%। इसमें खुला आइटम बिकता है, जितना भी खुला आइटम बाजार में बिक रहा है वो सब 0% स्लेब में आता है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। फिर दूसरी है 5% स्लेब, फिर है 12%, फिर है 18% स्लेब, और फिर है 28% स्लेब। ये लग्जरी स्लेब है, जैसे कि स्पोर्ट्स कार हो गई, हीरे आप खरीदते हो, तो इस तरीके की चीजों में 5 स्टार होटल में जाते हो, तो वहां पर आपको 28% जीएसटी देना होता है। 18% आपकी एजुकेशन में लग रहा है, जब आप ऑनलाइन कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपको 18% जीएसटी देना होता है। 12% अभी हाल ही में, कपड़ा पहले 5% में आता था, पिछले साल ही भारत सरकार ने कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में अप्रैल से लेकर जून 2023 तक के क्वार्टर के लिए जितनी भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने जितनी भी छोटी बचत योजनाएं हैं, उसमें ब्याज दर 0.7% की बढ़ा दी है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपने डाकघर में अपनी कोई पॉलिसी वगैरह करा रखी है, सेविंग अकाउंट वगैरह खुला रखा है, तो वहां पर आपको 0.7% इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रवीर सिन्हा। अभी हाल ही में ये सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन सी कंपनी में अपॉइंट किए गए हैं? तो सिन्हा साहब अब कमान संभालेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर के एमडी और सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और इनका जो पदभार है, ये पदभार अपना 30 अप्रैल से संभालेंगे। 30 अप्रैल। इससे पहले ये सीआईआई वेस्टर्न रीजन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। मैंने आपको पिछले 2-3 दिन में कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी बताए हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे कि एनडीटीवी में अगर बात करें, ठीक है, एनडीटीवी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं यूके सिन्हा। यूके सिन्हा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एसोचैम जो है, इसके नए प्रेसिडेंट अजय सिंह बनाए गए हैं। अजय सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2023 का दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल किसने जीत लिया है? तो इस बार का ये टाइटल जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने? अरविंद चिदम्बरम। और इनके बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत तेज इनका करियर पिछले 7-8 साल में रहा है। इन्होंने 2018 और 2019 दोनों वर्ष की चेस चैंपियनशिप अपने नाम करी है। इतना ही नहीं, पहली बार ये 2014 में इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन्होंने जीता था। इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। और 2015 में ये ग्रैंड मास्टर टाइटल जीत गए थे। ठीक है।
तो अभी इन्होंने इस साल का दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 1700 करोड़ की जो धनराशि है, ये अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के लिए आवंटित करी गई है? ये कंपनी रक्षा मंत्रालय को कोस्टल बैटरीज, मैरीटाइम बैटरीज और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडो रशिया ज्वाइंट वेंचर है एक तरीके से, मतलब भारत और रूस मिलकर इसको चलाते हैं। ब्रह्मोस जो टेक्नोलॉजी है, ये दरअसल रशियन टेक्नोलॉजी है और इसको भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत रशिया बनाकर देता है डीआरडीओ के साथ मिलकर। ठीक है, तो अभी 1700 करोड़ की धनराशि की मदद से इंडियन नेवी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ब्रह्मोस। और इसके लिए अगर बात करें ब्रह्मोस की, तो इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी, 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ है अतुल दिनकर राणे। कौन है? एडी राणे। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहली बार मिसाइल कौन से देश को बेची है, तो ब्रह्मोस के इस मिसाइल के लिए पहली बार अगर कोई कंट्री कस्टमर रहा है तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस। और इसको आप बहुत पुराना क्वेश्चन मत समझिए, ये पिछले साल 2022 में ही डील हुई है। तो 2022 में जुलाई के आसपास डील हुई है और क्या पता आपको इस बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो फिलीपींस दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है जिसका नाम है स्लीनेक्स 2023। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। श्रीलंका के कोलंबो में इसको आयोजित किया गया है। कौन सा इस बार इसका संस्करण हुआ है? तो इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया। दरअसल इसको जो स्लेनेक्स लिखा जाता है, यहाँ पर मतलब समझिए इसका क्या है। SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। ठीक है, और ये आपका एक्सरसाइज श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज स्लेनेक्स। और ये जो है, इसमें भारत की तरफ से कौन से नेवल शिप ने हिस्सा लिया? तो दो नेवल शिप भारत की तरफ से रहे। एक तो INS कीलतन ने हिस्सा लिया और दूसरे INS सावित्री ने हिस्सा लिया यहाँ पर। और श्रीलंका की तरफ से अगर बात करी जाए तो इनके भी दो शिप थे। एक का नाम है सामुदुरा, समुदुरा। ठीक है, और दूसरा श्रीलंकन शिप है जिसका नाम है विजय बाहु, विजय बाहु। तो इनकी तरफ से ये दो शिप रहे। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस ये था कि दोनों देशों की जो नेवी है वो आपस में इंटर ऑपरेटेबिलिटी को और बेहतर बना सकें। साथ में एक्सचेंज प्रैक्टिसेस यहाँ पर करी गई और साथ मिलकर ज्वाइंटली अगर मैरीटाइम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो दोनों नेवीज ने यहाँ पर उसको भी एग्जीक्यूट किया। अभी हाल ही में कोनकन एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई है? तो कोनकन हुई है इंडियन नेवी के बीच में और ब्रिटिश नेवी के बीच में। ये कहाँ पर हुई थी? ये अरब सागर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस कौन से दिन मनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। दरअसल इसके लिए 1934 का एक्ट आया था, तब जाकर 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब ये पूरे तरीके से प्राइवेट था। इस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो सब प्राइवेट थे। लेकिन उसके बाद आगे चल के 1949 में 1 जनवरी 1949 में भारत सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई। आपको पता है पहले इसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था ये कोलकाता हुआ करता था और कोलकाता में ही इसकी स्थापना भी करी गई थी। लेकिन फिर 1937 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर। और 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी इनको दिया गया है। वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑस्टिज्म एक तरीके की बीमारी है, एक तरीके का आ, आप बोल सकते हो मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर इसको अगर बोला जाए डॉक्टरी के टर्म में तो इसे न्यूरोलॉजिकल स्थिति बोली जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो ये दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को, परसों के दिन। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बच्चों में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि लोगों से बात करने में हिचकिचाना,
और किसी के बीच में अगर जाकर बैठाल दो दो चार लोगों के बीच में, तो उसके सेंसस काम करना बंद कर देंगे। और क्या पता, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही काम को बार बार कर रहा होता है वो, और उसे पता ही नहीं होता है कि वो कैसे कर रहा है। और या फिर इस अवस्था में ये भी देखा गया है कि जितने बच्चे, उनका एक अलग ही पैटर्न होता है, वो अपना पैटर्न फॉलो करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो कुछ अलग कर तो रहे हैं। उन्हें लगता है कि इट इज नॉर्मल। बट आप देखोगे कि व्यवहार की दृष्टि से काफी चीज आप देखोगे कि एबनॉर्मल होती चली जा रही है। तो ये ऑस्टिज्म नाम की बीमारी होती है। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, जो कि एक इनिशिएटिव है, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आपके पास वेरियस ऑप्शन है। आप 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, और अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रनिंग बैच में भी आ सकते हो, जिसमें मैं हिस्ट्री पॉलिटी आपकी कवर करा रहा हूँ। बहुत ही जल्द, अगले सप्ताह तक, 2023 के प्री और मेंस के लिए फुल बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ जीएस का, जिसमें साइंस आपको मैडम पढ़ाएंगी, और मैडम के डेमो भी मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है? इसके अलावा और बाकी सारे ऑप्शन तो आपके पास ही हैं। करंट अफेयर के लिए ध्यान रखिए, ऐसे स्टूडेंट जो मंथली मैगजीन चाहते हैं, तो अब आपको 50 रुपी मैगजीन मंथली से हटकर सीधे आपको मात्र 200 रुपए में पूरे ईयर का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर पूरी मैगजीन मिल जाएगी। ये हर एक एग्जाम के लिए है, यूपीएससी तक के लिए बहुत तगड़ी मैगजीन है। आज की बात यहीं तक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।